खबर महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस की शाही परिवार के एटीएम। झारखंड में अमित शाह 3 जनसभाओं के अलावा जमशेदपुर में जनसभा। पलामू में राहुल गांधी पर बोला हमला, बोले हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ेंगे। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम सोरेन के पीएस के घर आईटी रेड। रांची, जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 45 की मौत, मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और कई लापता की तलाश जारी। लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस आए सामने। बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल लोकबंधु में मरीज पहुंचे। टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे उत्तराखंड 24 का हुआ। 24 को पार कर 25 का हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के साथ ही यूपी से अलग राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड वासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर 2000 में अलग राज्य बना है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सराहना करते हुए राज्य के विकास गति को लेकर के कहा कि राज्य के विकास में सभी नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण है बताया है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए केंद्र सरकार हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध भी है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों की मेहनत और समर्पण की भी तारीफ की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया और इस विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला कालखंड विशेष रहा है। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें
एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है प्रवासी उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 साल पूरे हुए हैं और 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। शहीद स्मारक पर शहीद राज्य स्थापना की श्रद्धांजलि। 9 नवंबर साल 2000 को अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। शहीद स्मारक पर शहीदों को सीएम की श्रद्धांजलि। राज आंदोलनकारियों को सीएम ने किया नमन। उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प। समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाए जा रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन 24 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित करते हुए विशेष पहचान बनाई है। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों और आप सभी प्रदेशवासियों के सहयोग का ही परिणाम है कि आज हम उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। विशेषकर राज्य के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हम संकल्प से सिद्धित प्रगति एवं समृद्धि के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प ले और उन्नत, सशक्त एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। आध्यात्मिकता, वीरता, पौराणिकता और संगम स्थली, अद्भुत कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत को सहेजे पावन देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह मनोहरी राज्य समग्र विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करे। प्रगति, सुंदरता और समृद्ध संस्कृति विरासत की पवित्र स्थली उत्तराखंड के बहनों भाइयों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म व संस्कृति के प्रति असीम आस्था एवं प्रगति के प्रति गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध देवभूमि मोदी जी के मार्गदर्शन और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि की बुलंदियों को छूने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहे, बाबा केदारनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ। आस्था, अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य एवं शौर्य के प्रतीक प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार की विकसित भारत निर्माण के लिए विकसित उत्तराखंड बनने की दिशा में तीव्र गति से कार्य कर रही है। भगवान केदारनाथ जी से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं प्रगति की कामना करता हूँ।
प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण तथा आदिकाल से देवताओं व तपस्वियों की प्रिय भूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश निर्माण हेतु शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की एक विशिष्ट संस्कृति पहचान है। इस अवसर पर मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि अपने प्रगति एवं विकास के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें तथा उन्हें मजबूत करते रहें। उत्तराखंड राज्य निरंतर प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी भावना के साथ आप सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उत्तराखंड स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर संकल्प ले कि कड़ी मेहनत, समर्पण, संकल्प, शक्ति से हम अपने प्यारे उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है, सरगना समेत 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं। इस वक्त पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। 13 अवैध देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। सरगना ने दिल्ली में अवैध हथियारों की आपूर्ति की थी और जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती में दंगों में हथियार दिए थे। आरोपी दूसरे राज्यों से कम दामों पर बेचता था हथियार और दिल्ली और एनसीआर में ऊंचे दामों पर हथियार बेचता था। और खैरागढ़ जिले के ठेलका डी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहसपुर दिल्ली के पास बीते 25 अक्टूबर को राजनाथ गांव के व्यवसायी के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों सहित और नाबालिग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूरे मामले का खुलासा आज एसपी त्रिलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया और मामला खैरागढ़ जिले के ठेलकाडी थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 25 अक्टूबर को पीड़ित झूमर सिंह जो कि सीमेंट का पैसा वसूल कर गंडई से राजनाथ गांव जा रहा था और जहां कलकसा चौक से पहले उसके साथ लगभग 7,80,000 रुपए की लूट हो गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ठेलकाडी थाना में दी थी। वहीं पर घटना के बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले में अलग अलग टीम बनाकर जांच कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 5,07,000 रुपए, नगद, 1 बाइक और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। शाम 6 बजे के आसपास लूट की घटना हुई थी, जिसमें प्रारंभिक जो सूचना थी उसमें ये बताया गया था कि लगभग 8 लाख रुपए की लूट हुई है। जब बीच में त्योहार भी पड़ा तो इसकी वजह से भी सीसीटीवी फुटेजेस मिलने में विलंब हुआ, जो हमको नोडल अधिकारियों से। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर के एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी बयानों को लेकर के प्रतिक्रिया दी और देखा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर खजांची का 8वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के किसी भी दावे को सरकार पूरा नहीं कर पाई। नोटबंदी केवल दिखावटी बनकर रह गई और एक स्लो पॉइजन के जैसे इसने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को शिकार बनाया है। जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है।
नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए जैसे जीएसटी और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी का जोरदार का प्रदर्शन देखा गया और सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। तो स्वास्थ्य भवन चौराहे से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जोरदार नारे लगाए गए। तो आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। स्कूल बंद को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। द्वारा स्कूलों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है वंशराज दुबे, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आज का जो प्रदर्शन है, आप लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, किस तरीके का ये प्रदर्शन है? देखिए, सरकार दोबारा जब कार्यकाल में आई तो सरकार से बड़ी उम्मीद थी, टेट पास नौजवानों को भी उम्मीद थी और जो गांव में गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में उनको भी उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, पहले कार्यकाल में 26,000 सरकारी स्कूल को बंद किया, अब दूसरे कार्यकाल में 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, जो कि दोहरी मार है। एक तो जो टेट पास लाखों नौजवान है उनके रोजगार का भी सवाल है, दूसरी तरफ जो गरीब परिवार है, दलित परिवार है, पिछड़ा समाज है, जिसके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है, आज उनको भी शिक्षा से वंचित करने की साजिश सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रही है। हम आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन का धत्ता सरकार को नहीं बताने देंगे। हम ये कहते हैं कि अगर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार 10 साल में नाकाम हुई है। आम
आदमी पार्टी स्कूल की राजनीति करती है, अस्पताल की राजनीति करती है, सरकारी स्कूलों को ठीक करने की राजनीति करती है। इसलिए हम इस पूरी मांग को, हमारी मांग है योगी सरकार से कि 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान सरकार तत्काल वापस ले। उत्तर प्रदेश में इन दोनों बटोगे कटोगी की राजनीति हो रही है, उसको आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक नारा है, न बटिए न कटिए, इन भाजपाइयों को, अहंकारी भाजपाइयों को सत्ता से रपटिए, क्योंकि एक ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं का नरसंहार करने का काम करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो सबसे ज्यादा हिंदुओं के नौजवानों को ही बेरोजगार करने का काम कर रही है, हिंदुओं के नौजवानों को दंगे में झोंकने का काम कर रही है। भाजपाइयों के नेता विदेशों में पढ़ते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह उठाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, और उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब परिवार का नौजवान, उसको भाजपा दंगा में झोंकने का काम करती है। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है, जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर जिला अधिकारी के कार्यालय पर यहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, और उनके हाथों में किस तरीके से पोस्टर है जो स्कूल विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ने जो है 50 से जो है कम स्कूलों में जिस तरीके से समावेश करने की बात की, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ से कैमरामैन अदित तिवारी के साथ में अविनाश के लिए लखनऊ। और कासगंज से खबर आ रही है इस बीच, जहां पर चंदन गुप्ता के भाई को धमकी मिली है, जान से मारने और देख लेने की ये धमकी मिली है। 26 जनवरी 2018 को हुई थी चंदन की हत्या और तिरंगा यात्रा में शामिल रहते मारी गई थी गोली। हिंदू संगठनों आदि ने मृतक को शहीद बताया था। विशाल ने सोशल मीडिया पर लाइव धमकी मिली है, और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि धमकी देने वाला दे चुका है आरोपी पक्ष के लिए गवाही। पीड़ित परिवार ने वर्ग विशेष के लोगों को आरोपी बनाया है और एनआईए कोर्ट में विचाराधीन मामले की सुनवाई भी हो चुकी है। तो 11 नवंबर को सुर्खियों में रहे हत्या मामले का फैसला आना बाकी है, और शहर कोतवाली के वाले गली निवासी है पीड़ित विवेक गुप्ता। न्याय मांग रहा है तू लेगा लेके दिखा तू। अगर तू इतना माफिया था, तूने सुन कासगंज से केस लेके लखनऊ क्यों लेके गया तू? कासगंज में लखनऊ केस लेके इसलिए गया था, ये केस इसलिए लेके गया था लखनऊ। ये बहुत गलत कर रहा है तू विवेक गुप्ता, बहुत गलत कर रहा है तू। तो विवेक गुप्ता बहुत गलत कर रहा है तू। हिंदुत्व को तू यूं कहता नहीं है, हिंदुत्व को विशाल ने खत्म किया, तूने खत्म किया हिंदुत्व को, तूने खत्म किया हिंदुत्व को। और मैं कह रहा हूँ चैलेंज करके लड़ ले मुझसे, पूरा घर समेट दूंगा मैं। कासगंज जनपद में बीते 2018 में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान एक युवक चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। उसका मामला के हत्या का मामला जो एनआईए लखनऊ कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। एनआई जो चंदन के बड़े छोटे भाई विवेक गुप्ता हैं, उनको विपक्षी पार्टी के जो गवाह हैं, उनने बीती देर रात सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है। मेरे साथ मौजूद हैं चंदन के भाई विवेक गुप्ता। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह की धमकी दी है। विवेक, क्या मामला रहा है, क्यों धमकी, क्या मामला रहा है? ये विशाल सिंह है, पुत्र रामअवतार सिंह। इसने अभी कल मुझे पता चला कि सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकी और न्याय और बहन की सरकारी नौकरी लेके दिखा, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गाली दी, जिसे इसने बाद में सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। मेरी जानकारी के लोगों ने उस वीडियो को सेव कर लिया, जिसके आधार पर मैंने माननीय थाना अध्यक्ष महोदय को तहरीर दी और उचित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। ये विशाल कौन है जी? ये वही विशाल सिंह है जो मेरे भाई चंदन गुप्ता के हत्यारों के पक्ष में कोर्ट में डिफेंस विटनेस में पेश होकर उनके पक्ष में मनगढ़ंत झूठी गवाही देकर आया था। और मुझे भविष्य में भी संदेह है कि ये मेरे भाई के हत्यारों से मिलकर या उनसे पैसा लेकर मेरे ऊपर अप्रिय घटना या कुछ भी हमला कर सकता है। बताया जाता है ये तिरंगा यात्रा में भी शामिल था। हाँ, ये उस समय तिरंगा यात्रा में भी शामिल था और चंदन के साथ ही था, उससे उसकी बातचीत भी होती थी। अब स्थितियाँ कुछ और हैं, इसलिए वो उन लोगों की साइड है।
अभी जो आपका मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रहा है हत्या वाला, उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? आगे क्या डेट मिली है, क्या कार्रवाई है? मुकदमे में 25 तारीख को जजमेंट होना था, जिससे जो आरोपी पक्ष हैं वो हाई कोर्ट का सहारा लिया उन्होंने और डेट आगे एक्सटेंड कर दी है। अगली तारीख हाई कोर्ट में 11 तारीख लगी हुई है। अब जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसी के आधार पर जजमेंट होगा। हमारी यही मांग है कि जल्दी से उच्च न्यायालय ये रोक जो लगी है जजमेंट पे वो हटाए और जजमेंट हो जाए जल्दी से ही। ये थे मेरे साथ चंदन के भाई विवेक गुप्ता, जिन्होंने बताया कि उनको सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की व नौकरी न लेने की धमकी दी गई है। कासगंज से प्रशांत सोनी, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर शिक्षकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। यूपी विशेष शिक्षक एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन जारी है और करीब 19 वर्षों से विभागीय उपेक्षा झेल रहे हैं शिक्षक। समर्थ ऐप पर कार्य अपने निजी हैंडसेट से करते हैं, ऐसा आरोप है और अपने खर्चे पर सब कुछ करना पड़ता है। शिक्षकों का ऐसा कहना है, जो कि सरकार से हर सुविधा दी जाती है लेकिन उन्हें अपने खर्चे से ही सब कुछ वहन करना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये शिक्षकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन। और लखनऊ से खबर है, जहां पर अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार हुआ है। ऐसा लगता है, उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि नोटबंदी से अखिलेश जी को व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। नोटबंदी की टीस अखिलेश यादव को रह रहकर सालती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी से किसी गरीब आदमी को नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी को याद करने के लिए बच्चे का राजनीतिक इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटबंदी से किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे जिन्होंने काला धन दबा करके रखा था, निश्चित तौर पर उनको जरूर फर्क पड़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव जी को रह रह करके नोटबंदी की टीस उभर कर सामने आती है। लगता है कि उनका भी कुछ भारी नुकसान हुआ है, लेकिन नोटबंदी को याद करने के लिए एक नाबालिग बच्चे का सहारा लेना यह बहुत घृणित है। इस बात को करने से परहेज करना चाहिए। एक मासूम बच्चा जिसको इस नोटबंदी के बारे में अभी सरोकार भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, उसका राजनीतिक उपयोग करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं और उसके बाद भी इस तरह की हरकत करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमीरपुर से खबर है, जहां पर ARTO और TSI ने चेकिंग अभियान चलाया है। यातायात माह के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया गया और 6 से अधिक वाहनों का ओवरलोडिंग में चालान किया गया। अधिक सवारियां ढोने वाले वाहनों का चालान हुआ है और 21 ओवरलोड ट्रकों का चालान कर 21 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और जिला मुख्यालय के लक्ष्मीबाई व राठ तिराहा पर चेकिंग की गई। ARTO अमिताभ राय ने संयुक्त अभियान की जानकारी भी दी है। और हमीरपुर से खबर है, जहां पर डीजे का फ्रेम गिरने से मासूम बच्ची की मौत हो गई है। खेलते समय अचानक बच्ची पर गिरा डीजे फ्रेम और इसी को लेकर के उसकी मौत हो गई। फ्रेम के नीचे दबकर 3 साल की मासूम बच्ची की
मौत बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई है। डीजे का फ्रेम गिरने से मासूम बच्चे की मौत बताई जा रही है। परिजनों ने डीजे संचालक के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी और बर्थडे के बाद डीजे संचालक के घर के बाहर रखा था डीजे फ्रेम। शहर कोतवाली के मेरापुर का मामला है। और एटा से खबर है इसी बीच, जहां पर महिला से घर में घुसकर युवक ने दुष्कर्म किया। पड़ोस के रहने वाले युवक ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म। महिला के शोर मचाने के बाद धमकी देकर आरोपी फरार हो गया। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया। एसएसपी, एएसपी और सीओ सहित पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। मेडिकल कॉलेज घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में पुलिस जुटी हुई है। एटा थाना मारहरा क्षेत्र के एक गांव की घटना बताई जा रही है। और रायबरेली से खबर है, जहां पर पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर ने तोड़ा है दम और पीएम केयर फंड और कॉरपोरेशन से उपलब्ध हुए थे 24 वेंटिलेटर, तो 14 वेंटिलेटरों को कबाड़ की तरह गोदाम में रखा गया। 10 वेंटिलेटर पीआईसीयू वार्ड में लगाए गए हैं और स्टाफ की कमी के चलते वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है। कोरोना में वेंटिलेटर्स को अस्पताल प्रशासन के सुपुर्द किया गया था। करोड़ों की लागत के वेंटिलेटर अब धूल फांकते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। पीएम केयर फंड के तहत रायबरेली के जिला अस्पताल को 24 वेंटिलेटर बेड दिए गए, जिसमें से 10 वेंटिलेटर पीआईसीयू वार्ड में लगाए गए हैं, जहां देखा जा रहा है कि 10 वार्ड यहाँ हैं और बाकी बचे 14 जो बेड हैं वो आज भी स्टोर रूम में हैं, जो कि धूल की चपेट में आ रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से कोविड के काल के दौरान इन वेंटिलेटरों को रायबरेली के जिला अस्पताल में लाया गया। बाकायदा इसकी एक वेंटिलेटर स्टाफ अलग बनाया गया, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो स्टाफ है वो ना होने के चलते इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि जो मरीज हैं उनको इसकी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही, जिसके चलते या तो मरीज अपने दम तोड़ रहे हैं या फिर उन्हें रायबरेली से कहीं और के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी के चलते इन वेंटिलेटरों को नहीं चलाया गया। वहीं बीते दिनों राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने दिशा की बैठक की थी, जिसमें इस पूरे मुद्दे को भी उठाया गया है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी के चलते ये वेंटिलेटर बंद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ये वेंटिलेटर बनाए गए थे। ये 10 बेडों का यहाँ पे वेंटिलेटर है। हालांकि पीएम केयर फंड के तहत 24 वेंटिलेटर रायबरेली के जिला अस्पताल को दिए गए, जिसमें से 14 जो है स्टोर रूम में धूल की चपेट में है। वहीं 10 वेंटिलेटरों को यहाँ पे पीआईसीयू वार्ड में लगाया गया, लेकिन ये अभी स्टाफ की कमी के चलते सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी इस पूरे खबर को संज्ञान में लेते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और सीधा चलते हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने
बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उतर के हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के विरुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और उनकी भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। ये धारा 370 न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने की मांग करके आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। इस भारत में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से पलायन और उनके कत्लेआम को देखा। मेरपुरी हो या इटावा, आगरा हो या एटा या अलीगढ़, आसपास के हर जनपद का हर नौजवान भारत की सेना में भर्ती होकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को किसने अधिकार दिया कि राष्ट्र की अखंडता के साथ लोग समझौता करें? और इसीलिए मैं कहता हूं, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे, कहते थे कि भाई जिंदगी भर धोखे से भी इसके साथ नहीं करना। लेकिन आज समाजवादी पार्टी नेताजी के मुद्दों और आदर्शों से पूरी तरह अपने आप को दूर कर दिया है, अपने से दूर हट चुकी है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के विरुद्ध समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है? तो बताएं। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे। जब
कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहते, वे इसके मौन है। बहनों और भाइयों, हमारे कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और सीतापुर से सीबीच आ रही है खबर, जहां पर ग्राम प्रधान और भट्ठा मालिक पर आरोप है। ग्रामीणों ने लगाए ग्राम प्रधान और भट्ठा मालिक पर आरोप। देवस्थान का चबूतरा तोड़े जाने, धार्मिक झंडे गिराने का आरोप लगा है। 10 वर्ष पूर्व बनाए गए धार्मिक चबूतरे को तोड़े जाने का भी आरोप लगा है। तो वहीं पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर धर्म विशेष के 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। देवस्थान तोड़े जाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और इसी के साथ ही साथ शिकायतकर्ता बैजू के घर के पश्चिम बना था देवस्थानम और इसी के साथ ही सदरपुर थाना क्षेत्र के बनबीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारा घर बना है, हमारा मंदिर बना रहा है और झंडा बजरंग बली लाग रहा है। सब तुड़वाए के यहाँ और सब मठिया वठिया और सब जैसे भी से ने गिरवाए के यहाँ सब चौपट करा दिए। इलियास भट्ठा वाले और कुटान प्रधान। और कोई इसमें देखा, मतलब आपको शंका है? और शंका का और सब वर्षा को हो तो हमारे पूरे बनबीरपुर में जांच कर ली जाए। फर्रुखाबाद से खबर आ रही है, जहां पर मोपेड सवार किसान को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। गंभीर हालत में सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया है। डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया है। वहीं मोहम्मदाबाद कोतवाली के ग्राम तकीपुर के पास का मामला है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, गंभीर हालत में सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर, एक एक्सीडेंटल लाया गया था, क्या नाम है और क्या कंडीशन है उसका? तीसरा में सनाब जगदीश है, जो रईसेपुर मोहम्मदाबाद के निवासी है, जो कि मृत अवस्था में डॉक्टर रामनगर लोहिया में लाया गया है। इसकी पुलिस को सूचना भेज दी गई और पोस्टमार्टम में बॉडी अंदर कर दी गई है। परिजनों के हिसाब से घटनास्थल टीवीएस एजेंसी तकपुर के पास एक्सीडेंट हुआ। वहीं बाराबंकी से खबर है, जहां पर सरकारी नाला हरिजन जमीन पर दबंगों का कब्जा है। अवैध निर्माण रोकने के लिए भाकियू लोक शक्ति ने कदम उठाया और जिला अध्यक्ष के यादव के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया गया। डाटा संख्या 764, 765 पर दबंग अवैध निर्माण कर रहे हैं। नवाबगंज तहसील के पलिया मसूदपुर का ये मामला है। मामला ग्राम पंचायत पलिया मसूदपुर विकास बंकी तहसील नवाबगंज का है। जो सरकारी नाला है गाटा संख्या 764 और हरिजन आबादी 765, उस पर विपक्षी जितेंद्र गुप्ता, जो बाराबंकी का एक खाद का डीलर भी और भूमाफिया भी है, उसके द्वारा सरकारी नाले को पाट दिया गया है। पाट करके उस पर अवैध निर्माण भी हो चुका है। इसकी शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी से दिनांक 23 तारीख को की थी। उसके बाद 28 को तहसीलदार से की। उसके बाद 4 तारीख को तहसील दिवस में की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कल हमने जिलाधिकारी महोदय को इस विषय में अवगत कराया है। उनके अवगत कराने के बाद भी अभी तक वहां काम चल रहा है। कोई भी सक्षम अधिकारी या कार्यकर्ता या कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा है। अमरोहा से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल के डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं। मरीजों और तीमारदारों को बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। वहीं उड़ाई जा रही है डिप्टी सीएम के आदेश की धज्जियां। जिला अस्पताल में जमकर भ्रष्टाचार पनप रहा है और ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कमीशन के लिए बाहर की दवाइयां लिखने का आरोप है और
कैमरे पर मरीज को मेडिकल संचालक ने खींचा है और इसी के साथ ही साथ मरीज ने अस्पताल के डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाया। ये वहाँ पे गए थे, आँखों के लिए प्रॉब्लम थी आँखों में, तो उन्होंने कहा कि चेकअप करा लो यहाँ पे, तो दवाई भी लिखी थी मेडिकल से ले लेना, और यहाँ पे भेजा उन्होंने हमको। कहाँ पर भेजा? कहाँ पर भेजा? साई हॉस्पिटल, साई मेडिकल के नीचे। ये कहाँ पर है? एसपी ऑफिस के सामने। तो अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं थी? मालूम नहीं सर। प्रयागराज से खबर है जहां पर महाकुंभ में गूंजेगी रचनाकारों की अमरवाणी और महाकुंभ को तैयार हो रही हिंदी साहित्यकारों की गैलरी। इलाहाबाद संग्रहालय की साहित्यिक वीथिका में गैलरी बनाई जाएगी और फिल्म डिवीजन, दूरदर्शन और आकाशवाणी से सूची भी मांगी गई है। तो इलाहाबाद संग्रहालय ने कवियों और लेखकों की सूची मांगी है। विश्व में हिंदी साहित्यकारों की पहली गैलरी मानी जा रही है। वीथिका में गूंजेगी पंत महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन की आवाज के साथ ही साथ दिनकर, फिराक और अज्ञे की रचनाएं सुन सकेंगे प्रशंसक। एक ही जगह देखे और सुने जा सकेंगे। दिग्गज साहित्यकार उपलब्ध रहेंगे और साहित्यकारों के वीडियो और ऑडियो भी देखे और सुने जा सकेंगे। इटावा से खबर है जहां पर स्टंटबाज युवकों में नहीं रहा है पुलिस प्रशासन का भय। दिनों दिन युवाओं में बढ़ता जा रहा है स्टंटबाजी का जुनून। वायरल वीडियो में अवैध तरीके से देखा जा रहा है कि अवैध पिस्टल सहित दिख रहे स्टंटबाज भाजपा के झंडे को जूतों से रौंदते दिखाई दे रहे हैं स्टंटबाज। और एक ही गाड़ी के देखा जा रहा है कि एक ही गाड़ी पर 3 युवक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। तो सिविल लाइन के लाइन सफारी रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इसी बीच पीलीभीत से खबर आ रही है जहां पर 2 पक्षों में देर रात सड़क पर लाठी डंडे चले हैं। 2 युवकों को आधा दर्जन युवाओं ने दौड़ा करके पीटा है। पूरनपुर कोतवाली से चंद कदम दूरी पर लाठी डंडे चले हैं। बेखौफ हमलावरों ने पीड़ित युवकों को बेरहमी के साथ पीटा है। बंदाई से खबर है जहां पर सटोरियों की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों ने जाम कर शहर का चौराहा जाम किया और परिजन एसएसपी को बुलाने और शव दिलाने की मांग पर अड़े रहे। सट्टा कराने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और युवक की शिकायत करने पर सटोरियों ने पिटाई की। पुलिस ने शव रोका और जबरन ले जाने पर परिजन भी अड़े रहे। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर का ये मामला बताया जा रहा है। दिवाकर की बहन हूँ, मेरे भाई को मैं बड़ी वाली बहन हूँ। हम 4 बहन भाई हैं जिसमें मेरा सबसे बड़ा भाई ये था दिवाकर, जिसको इन लोगों ने वैसे ये मेरे पास रहता था कासगंज। इन लोगों ने पहले लड़ाई दंगा करा था, इसलिए वो यहाँ से भाग के चला गया था। पहले इन्होंने धमकाया उसे कि तुझे जान से मार देंगे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सट्टे के पीछे ये लोग ये कहते हैं कि तेरा सट्टा चल रहा है। वो तो कभी सट्टे के नाम पे कोई केस नहीं है, उसके नाम कुछ नहीं, वो कुछ करता ही नहीं है। वो तो बिजली का फिटिंग का काम करता था। इन लोगों ने फंसा दिया उसे। शराब वो दारू पी लिया करता था। दारू पिला के इन्होंने 4 दिन उसे अपने काम पे बिठाया। दारू पिला के फिर बोले कि हम तुझे 500 रुपए देंगे। वो नशे में आके इनकी बातों में आ गया। बातों में आने के बाद में इन्होंने वीडियो बना ली। फिर चौकी में जाके और कोतवाली में जाके बोल दिया इन्होंने कि ये हमारा काम नहीं है, ये सारा काम दिवाकर का है। दिवाकर ने 500 रुपए महीने पे हमारा कमरा लिया था किराए पे, लेकिन उसके बराबर में
करना होगा तो वो अपने मकान में करेगा या किसी के मकान में करेगा। कानपुर से खबर है जहां पर किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखा गया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सलमा चौधरी ने हंगामा किया। वाराणसी से आई सलमा चौधरी ने जमकर हंगामा किया। कानपुर क्वीर एंड ट्रांसजेंडर की यात्रा की परमिशन नहीं मिली थी। 10 नवंबर को नाना राव पार्क तक निकालनी थी यात्रा और इसको लेकर के परमिशन के नाम पर अधिकारी चक्कर लगवा रहे थे। अच्छी बात थोड़ी है। हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, अलग मामला तो नहीं जाएंगे, नहीं करते तो हमारी परमिशन नहीं होगी। अगर जाएंगे परमिशन देंगे और देखो वापस ये मेरी परमिशन अब आगे करेंगे नहीं करेंगे। हमको 1 लाख रुपए लग गए। डालो मुझे जेल में, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।